वर्निकुलर का मतलब, मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, मानना क्या है मैं बिहारी हूँ, मेरा वर्निकुलर लैंग्वेज क्या होगा? भोजपुरी। हम भोजपुरी बोले नहीं। कोई आदमी बंगाल का है, उसका वर्निकुलर लैंग्वेज क्या होगा? बंगाली। कोई आदमी उड़ीसा का है, उसका वर्निकुलर लैंग्वेज क्या हो गया? उड़िया। तो उसी तरीके से वर्निकुलर का मतलब क्या हुआ? देसी लैंग्वेज, आपके राष्ट्र का, आपके राज्य का। ओके, सो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिजाइन एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इसे एक चैप्टर की तरह नहीं, एक स्टोरी की तरह समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद भारत के जो लोग थे, जो इंडियन पीपल थे, उनके बीच में एक फीलिंग आई एकता की। नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीयता। आपके लिए मैंने हिंदी में लिखा है राष्ट्रीयता, यानी पैट्रियटिज्म, लव फॉर वंस कंट्री। सिंपल से वर्ड में अब मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस फ्रॉम अ पीपल हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ कॉमन टेरिटरी, they have a common cultural background, they have a common political background, they have a common social background। ये सब नहीं, ये सब आप बुक में पढ़ लीजिए। समझना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा। नेशनलिज्म यानी क्या? राष्ट्रीयता, लव फॉर वंस कंट्री। ये भारत में कब आया? अब मतलब आपके बीच में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भारत में क्या नेशनलिज्म नहीं था? जी हाँ, था, बहुत कम था। 1757 से पहले तो एकदम ही नहीं था। अब 1757 में ऐसी क्या बात होगी? अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा किसी ना किसी से, 1857 का एक रिवॉल्ट हुआ था। अब 1857 का रिवॉल्ट से पहले कह सकते हैं कि 1757 में एक्चुअली ब्रिटिश ने भारत पे कब्जा करना स्टार्ट किया। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, 1755-57 में। इसके बाद से ही लोगों के बीच में नेशनलिज्म की थोड़ी सी फीलिंग आई थी, लेकिन बहुत ही कम थी। अब देखिए अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, बहुत पहले की बात करें, तो नेशनलिज्म की फीलिंग एकदम थी नहीं। क्योंकि देख लीजिए आर्य समाज जो था, पूरा जो भारत था, जो भारत पूरा बड़ा जो आर्य समाज, अफगानिस्तान भी अपना था, पाकिस्तान के तो अपना ही था, बांग्लादेश तो अपना ही था, सब कुछ जब भारत में थे तो एक ऐसा फीलिंग नहीं था एक लोग के बीच में। मान लीजिए कोई एकदम साउथ इंडिया में रहता है, उसके बीच में ये फीलिंग नहीं था कि जम्मू कश्मीर तक जो भी भारत है वो मेरा है। मतलब फीलिंग ऑफ वननेस नहीं था कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी मेरे ही लोग हैं, ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं था। क्योंकि अलग अलग एम्पायर्स बन चुके थे, अलग अलग किंगडम्स बन चुके थे। अब लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर किंगडम के प्रति ही झुकते थे। मतलब एक पूरे आर्य समाज के लिए, पूरे भारत के लिए वो नहीं झुकते थे, वो पर्टिकुलर किंगडम के लिए, राज्य के लिए झुकते थे उनके सामने। तो नेशनलिज्म की फीलिंग कुछ आई नहीं। बट जैसे ही ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा जमाया, जैसे ही ब्रिटिश ने टेरेस्ट्रियल एक्सपेंशन किया वगैरह वगैरह किया, जो हमने 1857 वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर आपने पढ़ लिया होगा, तो उसके बाद से ही थोड़ी नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो सबसे ज्यादा आई जब रिवॉल्ट हुआ, जब लोगों को पता चला कि देखिए हमारे लोग, हमारे देश के लोग, झांसी की रानी, हमारे देश के लोग, वीर बहादुर शाह नहीं, कुंवर सिंह, बिहार के लोग जब जाके लड़ रहे हैं, मतलब भारत के लोग, जब जाके लड़ रहे हैं, मर रहे हैं देश के लिए, किसी अपने एक नागरिक के लिए, आजाद होने के लिए, वहां से आती है फीलिंग वननेस की, वहां से आता है नेशनलिज्म का। तो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता। अब देखिए हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में पढ़ना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यानी ये नेशनलिज्म आया कहां से। देखिए इससे पहले वाला जो अभी तो आपका 2022 का बुक अभी पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट उससे पहले वाला जो बुक था उसमें एक पॉइंट था हमारा 1857 का रिवॉल्ट, जो इस बुक में मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब ये क्या है भैया? इकोनॉमिक यानी ये एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या? सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहता हूँ। जस्ट सपोज दैट एक साइकिल आपको मिल गई, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको मान लीजिए कार मिल गई, लेकिन अभी तो ये रियलिस्टिक हो जाते हैं। एक आपको गियर वाली साइकिल मिल गई, शॉकर वगैरह सब कुछ लगा है, मडगार्ड लगा है, ब्रेक है, सब कुछ। आपको ये साइकिल मिली एक दिन के लिए, या फिर मान लीजिए बहुत दिन के लिए, वो किसी और की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो जो आदमी है
उस पर आपने अपना रुतबा जमा लिया है, मान लीजिए वो नोबिता है और आप जियान है, जस्ट सपोज दैट। अब आपको वो साइकिल मिल गई, अब वो आपकी साइकिल है नहीं, अब उस साइकिल का क्या करोगे, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करोगे। किसी काम को, किसी और के सामान को, किसी और के रिसोर्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना, बस अपने मतलब उस फर्क ही नहीं पड़ता वो किसकी साइकिल है, क्या है, आप तोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसी चीज को एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है, एक्सप्लॉइट करना कहा जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। कैसे किया भाई, कैसे किया भाई? देखिए, जो मेन विक्टिम्स जो बने ना इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के, वो हमारे पीजेंट्स थे, वो हमारे पीजेंट्स थे। जय जवान जय किसान। देश को दो ही लोग संभालते हैं, एक एकदम ग्राउंड लेवल से फार्मर्स, एकदम टॉप लेवल से सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो पीजेंट्स जो हैं इनको ब्रिटिश ने इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। मान लीजिए कोई एक फार्मर है, कोई एक पीजेंट है, उसने इतनी फसल उगाई है। अब उसने जितनी इतनी फसल उगाई है ना, इतना जो है वो ब्रिटिश ले जाएंगे, इस पे टैक्स लगा के ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स भी लगाएंगे, ले भी जाएंगे, दूसरे कंट्रीज में बेचेंगे, अपने कंट्री में बेचेंगे, भारत में बेचेंगे तो टैक्स लगा के बेचेंगे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। अब इतने में वो फार्मर क्या करेगा बेचारा, इतने में पीजेंट क्या करेगा? बस खुद सोचिए, उनके लार्ज पार्ट ऑफ देयर शेयर, लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस वो ले गए जी, ले गए। मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि ब्रिटिश जब आए तभी इंडिया में इंडस्ट्रीज बनी? ऐसा तो है नहीं, ब्रिटिश से पहले भी इंडस्ट्रीज थी। आर्टिशियंस, क्राफ्टमैन जो थे, भारत का जो कपड़ा था ना पहले का, बड़ा अच्छा कपड़ा बनाते थे। वैसे तो भारत के जो एंशिएंट लोग थे वो कपड़ा नहीं पहनते थे, शर्ट, आज जो अपने शर्ट पहन रखा है, आपने जीन्स पहन रखा है, ऐसे लोग नहीं थे। पहले लोग गंजी पहनते थे, गंजी भी नहीं पहनते थे यार, धोती पहनते थे। वो धोती का क्वालिटी जो होता था ना, कपड़ों का जो क्वालिटी होता है, दैट वाज ऑसम, दैट वाज रियली ऑसम। लेकिन जो क्राफ्टमैन्स थे ना, जो कपड़े बनाते थे, छोटे छोटे अपने इंडस्ट्रीज खोल रखे थे, उनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। कैसे किया? उनके सामान पहले लेके देखे कि कौन सा तरीका, कौन सा कपड़ा, कौन सा, जैसे कॉटन जो है, कहाँ से वो फसल कैसी है, वो सब कुछ देख के एक्सप्लॉइट कर लेते थे और उनके सामानों को, उनके इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देते थे। ये सच बात है। दे हैव एक्सप्लॉइटेड आर्टिफिशियल एंड क्राफ्टमैन्स लिवलीहुड। उनकी लिवलीहुड को उन्होंने छीन लिया। अगर उनसे मना कर दिया गया कि आप नहीं बना सकते, अब सोच लीजिए। एक और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में जो लोग सबसे ज़्यादा वो हैं, जो एक्सप्लॉइट हुए ब्रिटिशर्स द्वारा, वो है हमारी वर्किंग पार्टी, वर्किंग फोर्स, ठीक है, वर्किंग पीपल। अब ये वर्किंग पीपल कौन है भाई? लेबर, मजदूर। देखिए, ब्रिटिश ने इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बना रखी है। अब पॉपुलेशन इंडिया का ज़्यादा है, अब लोग जाएंगे वहाँ पे वर्क करने के लिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान यही चाहिए होता है ज़िंदगी के लिए, आम लोग की ज़िंदगी के लिए। तो वो जब जाते हैं अपने लिवलीहुड, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने घर परिवार को पालने के लिए, अपने पेड़ को पालने के लिए, तो उन्हें काम तो वहाँ मिल जाता है, क्योंकि काम तो है भाई। अपना काम करना, व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन? अपना काम लेना। तो वर्किंग पीपल को इंडिया के लोग बहुत तगड़े होते हैं, काम तो बहुत अच्छे से करते हैं, काम के ले लिया, लेकिन वहाँ पे जाके जो वहाँ का हेड होगा वो उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, वहाँ पे गाली देता है, उन्हें उनके ऊपर थूकता है। बिकॉज ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानती है इंडियन से, इंडियंस को वो बहुत ज़्यादा इंफीरियर मानती है। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बस लो ग्राउंड पे नहीं हुआ था, हाई ग्राउंड पे भी हुआ था। जो एजुकेटेड हमारे इंडियंस थे, उनका भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अब कैसे हुआ? इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होते थे इंग्लैंड में, उनका जो मैक्सिमम एज लिमिट था वो 20 ईयर्स था। इसे रिड्यूस करके 19 ईयर्स तक कर दिया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक तो कंपटीशन पहले से ज़्यादा था। 19 साल पे देखिए, 19 ईयर्स पे लोग सोचते हैं कि अब तैयारी की जाए, उसके बाद 2 साल तैयारी करते हैं, फिर इंडियन सिविल सर्विसेज को निकालने का प्रयास करता था। मतलब उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अब एज ही लिमिट आपका हो गया 19 ईयर्स, इंडियंस के लिए बस ये लागू है। और एक एजुकेटेड इंडियंस को और कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था? कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में कोई भी है, मान कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है,
अब उसे कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे कि उसे हाई प्रमोशन नहीं देंगे, बस यूरोपियंस जो पीपल हैं उन्हें हाई प्रमोशंस मिलेगा, ऐसी चीज़ें से एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये समझ में आ गई इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन वाली चीज़। ओके, दूसरी जो हमारी पॉइंट आती है वो है हमारी कॉलोनियल पॉलिसीज। अब बुक में लिखा जाता है कॉलोनियल पॉलिसीज, ये समझ में नहीं आता ये कॉलोनियल पॉलिसीज क्या है। कॉलोनी मतलब क्या हुआ, आप पढ़ेंगे अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले चैप्टर में कि कॉलोनी मतलब होता है कि कोई अगर बड़ी टेरिटरी, कोई एक बड़ा नेशन जो है दूसरे किसी एक कंट्री पर राज जमा लेती है, अपने कब्जा जमा लेता है, तो उसे वो कब्जा जिस पे जम गया इंडिया ब्रिटिश के लिए कॉलोनियल कॉलोनी हो गया, एक कॉलोनी हो गया। अब उन्होंने बस इंडिया को थोड़ी वहाँ रखा है, अलग अलग देशों के ऊपर कब्जा कर रखा है, उस पर इन्वेंशन कर रखा है, इन्वेंशन कर रखा है। तो उन्होंने अलग अलग कॉलोनी के लिए पॉलिसीज बना रखी है। अब इस पॉलिसी के तहत होता क्या है, अब इस पॉलिसी के तहत होता ये है कि एक वाइसरॉय हमारे बने थे 1876 में, लॉर्ड लाइडन, ये डेट बस याद रखिए आपको, लॉर्ड लाइडन साहब बने थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब ये बड़े उस किस्म के आदमी थे, समझ लीजिए उस किस्म के आदमी। अब ये करते क्या है, पहला उन्होंने काम किया था कि अपनी महारानी को खुश करने के लिए, जो हमारी क्वीन, हमारी नहीं उनकी जो क्वीन विक्टोरिया है, उनको खुश करने के लिए उन्होंने एक ग्रैंड दिल्ली दरबार रखा था। उसमें उन्होंने लाखों खर्च किए थे, बहुत ज्यादा खर्च किए थे। और ये खर्च करने के पैसे कहाँ से आई, यहाँ से। पैसा कहाँ से आया भाई, यहाँ से आ रहा है, एक्सप्लॉइट करके। किसको, छोटे छोटे लोगों को, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करके पैसा लेके यहाँ पे उन्होंने ग्रैंड। और इंडिया और जो विक्टोरिया थी उनको भारत की रानी बता दिया। मतलब भाई मेरी रानी है विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया इज माई, वहां पे मान लीजिए कोई इंडियन है, तो क्या उसकी कोई क्वीन है, नहीं है भाई। आप अपना क्वीन मानो, मेरा कौन होता है भाई, मेरी कौन होती। तो विक्टोरिया को लॉर्ड लाइडन ने इंडियंस की इंप्रेस बना दिया। अब किसी से कोई अंदाज नहीं, अरे भाई आपने, मतलब वो तो इंडियंस तो गुलाम थे उनके लिए, गुलाम थे, बहुत ज्यादा उन्होंने खर्चा किया। और इसका आउटपुट क्या निकला, कुछ नहीं, बस पैसे खर्चे। कोई विक्टोरिया खुश हो गए इनके ऊपर, वाइसरॉय बने रहे। लॉर्ड लाइडन ने अब किया क्या, अब थोड़ा सा लॉर्ड लाइडन ने उन्होंने निकाला एक वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट। अब वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट आपका निकला था 1878 में, 2 साल बाद इनकी वाइसरॉय बने। अब इसमें ये करते क्या थे, क्या वर्निक्यूलर का मतलब बस समझ जाइए, बहुत ही आसान सी चीज है। वर्निक्यूलर का मतलब, मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, मानना क्या है मैं बिहारी हूँ, मेरा वर्निक्यूलर लैंग्वेज क्या होगा, भोजपुरी, हम भोजपुरी बोले नहीं। कोई आदमी बंगाल का है, उसका वर्निक्यूलर लैंग्वेज क्या होगा, बंगाली। कोई आदमी उड़ीसा का है, उसका वर्निक्यूलर लैंग्वेज क्या हो गया, उड़िया। तो उसी तरीके से वर्निक्यूलर का मतलब क्या हुआ, देसी लैंग्वेज, आपके राष्ट्र का लगा, आपके राज्य का लैंग्वेज। ओके, अब वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट में होता क्या है कि जो न्यूज़पेपर्स वर्निक्यूलर लैंग्वेजेस में होती हैं, अब वो ब्रिटिशर्स को समझ में आएंगे नहीं। अब उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स को गाली दिया है, क्या कहा है, उन्हें कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो उन्होंने एक ऐसा लॉ बना दिया कि कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी आर्टिकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकता, और उन्होंने लिखा तो इट इज अ पनिशेबल क्राइम, उसके लिए पनिशेबल लीगल एक्शंस लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये उन्होंने एक्ट निकाला। अब बस यही नहीं रुकेंगे साहब, अब इन्होंने निकाल दिया इंडियन आर्म्स एक्ट कहते हैं ना, इंडियन आर्म्स एक्ट, इसी ईयर में 1878 में। अब इसमें क्या हुआ, ये डरते थे। मेन रीजन क्या था, बुक में नहीं लिखा हुआ है, मेन रीजन ये जो थे ना, ये डरते थे, ये बंदा डरपोक था। कैसे था, भारत के लोगों में, हम लोग जानते हैं कि भारत के लोगों में कण में भरा हुआ है क्या, क्रोध, गुस्सा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब अगर उन्होंने, मान लीजिए कोई बंदा देसी कट्टा लेके घूम रहा है, अब उनके सामने ब्रिटिशर्स ने कुछ गलत किया और मान लीजिए उस बंदे का वहीं पे माथा फिर गया, तो वहीं पे निकाल के 10 को तो मारेगा। अब उन्होंने सोचा, अपना मैथमेटिक्स उन्होंने लगाया कि मान लीजिए 10 लोग
एक आदमी 10-10 आदमी को मार रहा है, तो वैसे ही 10 लोग 10-10 आदमी को मार दे तो 100 लोग हमारे घायल हो जाएंगे, 100 लोग का खत्म खेला। तो ये वो चाहते नहीं थे, उन्होंने आर्म्स एक्ट निकाल दिया कि किसी भी लोग को यू हैव टू राइट दैट अगर कोई भी आदमी इंडियन पर्सन अगर पाया जाता है किसी एक आर्म्स के साथ, किसी एक वेपन के साथ जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो उसे बिना किसी ट्रायल के डायरेक्टली उसे अरेस्ट किया जाएगा, बिना किसी ट्रायल के। और ये चीज बस एप्लीकेबल थी किस पे, इंडियंस पे। तो ये वर्निकुलर एक्ट समझ में आ गया, इंडियन आर्म्स एक्ट। ये सब यहीं तक नहीं रुके। लॉर्ड लाइडन ने, जो हमने अभी बात की थी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पे, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो एज लिमिट 21 ईयर्स था उसे इन्होंने 19 ईयर्स पे बदल दिया। इट इज ओनली ड्यू टू हिम, ओनली ड्यू टू। समझ रहे हैं बात? लॉर्ड लाइडन की यहाँ पे कहानी खत्म होगी। एक मेजर कारण आता है, एक मेजर कारण आता है नेशनलिज्म का, वो है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल देख के डरना मत, इल्बर्ट बिल नाम। इल्बर्ट जो सर है ना, इल्बर्ट सर बड़े अच्छे सर हैं, बड़े अच्छे आदमी थे। इन्होंने, ये एक लॉयर आदमी थे, लॉ के आदमी थे, तो इन्होंने एक बिल निकाला। वो समझते थे लोगों के फीलिंग्स को, वो समझते थे इंडियंस के फीलिंग्स को। उन्होंने एक लॉ निकाला, एक बिल निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी इंडियन जजेस हैं, जो भी, उन्होंने एक लॉ निकाला इस ये कह के कि जो भी इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियन या फिर अमेरिकन पीपल को ट्रायल ले सकते हैं। ट्रायल यानी मान लीजिए किसी अमेरिकन आदमी ने कुछ क्राइम किया है किसी इंडियन आदमी के अगेंस्ट, या फिर कुछ भी क्राइम किया है, तो इंडियन जजेस भी इनका ट्रायल ले सकते हैं, ले सकते हैं, इनका हक है। इससे पहले क्या था कि यूरोपियंस जजेस ही यूरोपियन आदमी का ट्रायल लेंगे। मान लीजिए किसी यूरोपियन आदमी का इंडियन आदमी के साथ झगड़ा हो जाता है, बड़ा खतरनाक झगड़ा हो जाता है, तो ये गया किसके पास, यूरोपियन जज के पास, ये गया किसके पास, यूरोपियन जज के पास। ये किसके हित में आंसर देगा, किसके हित में जाएगा, यूरोपियन के पास ही जाएगा। इंडियन फंस गया। इन्होंने क्या कहा कि ना भाई, ये अब इंडियन मिलेगा। अब लोग खुश हो गए, एजुकेटेड इंडियंस जो थे वो, उन्होंने लगा, उन्हें एक ऐसी किरण देखी कि यस, ब्रिटिशर्स तो कुछ तो कर रही है। वो एल्बर्ट जो थे, सो एल्बर्ट, वो तो यहीं के थे, लेकिन फिर जैसे ही ये खबर गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, उन्होंने ये जो एक्शन था उसे फिर से रिसेंट कर दिया वापस, और इन्हें जॉब सस्पेंशन भी मिला। इसके चलते एजुकेटेड इंडियंस ने क्या किया, इसके चलते एजुकेटेड इंडियंस ने प्रोटेस्ट किए। उस प्रोटेस्ट का क्या फायदा, कौन सुन रहा है आपकी? उसके बाद एजुकेटेड इंडियंस ने समझाया आम लोगों को कि ये बात है, ये बात है, जो इन जजेस वाली बात है, इन्होंने वापस ले लिया। तो उसके बाद लोगों को ये लगा कि हाँ, अब ये तो समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हमें वहाँ से अब नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट होने लगी। अब ये नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट होने के बाद आता है हमारा रिफॉर्म मूवमेंट। देखिए, हालांकि मानते हैं कि ब्रिटिशर्स खराब थे ही भाई, अभी खराब इंडियंस के लिए नहीं है, खराब थे, बहुत खराब थे, उन्होंने पढ़ ही रहे हैं किताबों में। लेकिन फिर भी इंडियंस जो थे, जो रिफॉर्मर्स जो थे, बड़े बड़े ग्रेट रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, नाम याद रखिए, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, देवानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने देखा कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्ट में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। सती सिस्टम आप जानते हैं, यू नो इट राइट। सती सिस्टम के तहत अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उस औरत को जला दिया जाता है उसके पति के अस्थि के साथ ही, उसके साथ। सती सिस्टम को अबॉलिश करना है। ये सब सती सिस्टम वेस्ट में नहीं है, ये सब सती सिस्टम ब्रिटिश नहीं लगाते हैं। गर्ल्स एजुकेशन, भारत में लड़कियों को घर से निकलने नहीं जा जाता था, पढ़ने तो दूर की बात है, पढ़ते तो बस लड़के ही हैं, उसमें से कुछ कुछ लड़के पढ़ते हैं। गर्ल्स एजुकेशन ये रखा, यही रिफॉर्म मूवमेंट्स। विडो रीमैरिज,
विडो रीमैरिज। कोई विधवा मान लो सती हट गया तो विधवा घर नहीं बैठ सकती, अगर उसका मन है, इफ शी वांट्स देन शी हैज द राइट टू रीमैरिज। चाइल्ड मैरिज जो होता है, आप जानते हैं तो चाइल्ड मैरिज आज भी राजस्थान में चले जाइए राजस्थान में चाइल्ड मैरिज कैसे होता है पता चल जाएगा आपको। जो छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तभी उनकी शादी तय हो जाती है। लड़कियों को घर में बैठा जाता है तो माँ उसके साथ शादी तय हो गया, वो लड़का कुछ भी करे। इसे हटाएंगे। पॉलीगैमी का मतलब समझते हैं आप? एक से ज्यादा शादी करने वाले। मैं ये कहना नहीं चाहूंगा बट इट्स अ थिंग, या फिर रहने दीजिए, किसी रिलीजन के अगेंस्ट मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई रिलीजन था पर्टिकुलरली जो एक से ज्यादा शादी बहुत ज्यादा करते थे, मतलब मोस्ट ऑफ द उसी रिलीजन से लोग आते थे, तो वो पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, इसे अबलिश करना है। पॉलीगैमी हो गया डाउरी सिस्टम यानी दहेज लेना। शादी हो रहा है तो दहेज दो दम के, दहेज ले लो दम के, इसे नहीं होना चाहिए। ये सब सारी चीजें रोकना। एक और यार ये मेन बात तो भूल गया भैया, कास्ट सिस्टम ये कहाँ गया हमारा, आज भी फॉलो होता है। मतलब 200 साल नहीं यार, 2000 सालों से ये कास्ट सिस्टम फॉलो होता आ रहा है, आज भी होता है, कोई भी इस बात से नहीं मुकर सकता। आज का सिस्टम ऐसा है कि एग्जामिनेशन में जनरल कोटा के जो लड़के हैं उन्हें सफर करना पड़ रहा है। पहले जो सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें सफर करना पड़ता था। आज भी कास्ट सिस्टम वैसा ही है, कुछ नहीं बदला अभी तक भाई, कास्ट सिस्टम में कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर भी रिफॉर्मर्स ने बहुत मेहनत की इसे कम करने की। अब कुछ तगड़े रिफॉर्मर्स की मैं नाम लेना चाहूंगा, यहाँ पे नाम लिखूंगा, आपको याद करना है, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में। जो सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर हैं इतिहास के, जिन्हें फादर ऑफ रेनेसांस जाना जाता है, he is the राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय बंगाली थे, एजुकेटेड थे, ग्रेटेस्ट थे। ये पहले रिफॉर्मर थे जिन्होंने कुछ आवाज उठाई थी। अब इनके रिलीजियस ये थॉट थे, ये सोचते थे कि ये आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थी। ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप नहीं चाहिए भैया। अब आइडल वर्शिप क्या होता है? आज भी होता है, पहले और तगड़ी तरीके से होता था। अब कहीं मंदिर चले जाएंगे ना तो वहां पे बकरियों को काट दिया जाता है। किस नाम पे? भगवान को दान दे, भगवान की बलि चढ़ाने के नाम पे। और बस भगवान की बलि के नाम पे ये सब नहीं होता। लोग बकरियों को, भैंसों को, सांडों को काट के खा जाते हैं। हाउ एनिमल्स पीपल आर। आइडल वर्शिप, भगवान के नाम पर बलि देना, खून चढ़ाना कि इनके खून से भगवान प्रसन्न होंगे, तो इसके तगड़े अगेंस्ट में थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाई थी 1828 में। ये मतलब बहुत पहले से काम कर रहे थे। 1828 में इन्होंने अपना एक समाज फॉर्म किया था, इसमें इनके लोग थे। इट वाज ब्रह्मो समाज। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मो समाज 1828 में इन्होंने फॉर्म किया था, सोच लीजिए। अब ये समाज क्या करता था भाई? सती, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, इस सब के अगेंस्ट था। विडो रीमैरिज को ये एडवोकेट करते थे, पुश करते थे। विडो रीमैरिज हो सकता है। इनके बदौलत एक मैं आपको चीज बताता हूँ, विलियम बेंटिक, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, चांसेस फिर भी बन सकते हैं, लेट मी राइट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ये आपने शायद देख लिया होगा, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते थे। विलियम बेंटिक, एक सर विलियम बेंटिक थे। इन्होंने अपना एक लॉ पास किया, बेंटिक, इन्होंने अपने एक लॉ पास किया। कौन से साल में? 1828 में ब्रह्मो समाज बना। 1829 में इन्होंने अपना लॉ एक पास किया। राजा राम मोहन राय ने इन्होंने बहुत परेशान किया था, बहुत पुश किया था।
सती सिस्टम को इलीगल बनाने के लिए एक लॉ बन गया कि सती अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिसिंग सती इज अ पनिशेबल लॉ, पनिशेबल क्राइम. एंड इफ समवन इज प्रैक्टिसिंग सती इवन टुडे आफ्टर दिस लॉ इज पास्ड एंड इट्स अ पनिशेबल क्राइम, उसके तहत अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू लीगल एक्शंस. ठीक है. तो विलियम बेंटिंक ने ये काम किया था. किसके बदौलत? राजा राममोहन की बदौलत. ये बात समझ में आ गई. राजा राममोहन राय के हिसाब से आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वो किस चीज़ों के अगेंस्ट थे. विलियम बेंटिंक से मिलकर उन्होंने क्या किया था, कौन से ईयर में ब्रह्मो समाज फॉर्म हुआ था, कौन से ईयर में सती को एबोलिश किया गया था, कौन सा लीगल वो बना, इनकी बात होगी. दूसरे जो एक महान हमारे रिफॉर्मर आते हैं इज ज्योतिबा फुले. ज्योतिबा फुले. ज्योतिबा फुले भी महान आदमी थे. इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर जाने ना तो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से थे. सो कॉल्ड पुराने जमाने में बहुत ज्यादा माना जाता था यार लोअर कास्ट. तो इन्होंने देखा था, इनकी मैंने बायोग्राफी थोड़ी सी पढ़ी है, इन्होंने फील किया था, उन्होंने देखा था अपनी आंखों के सामने से कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी खराब चीजें होती हैं, कितना एक्सप्लॉइट करते हैं अपर कास्ट के लोग. मतलब इंडिया खुद में ही बहुत ही अच्छा नहीं था, इंडिया खुद में ही ऐसा था. इसी के बदौलत जो अपर कास्ट है लोअर कास्ट से लड़ रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं, इसी के चलते यही सब फायदा उठाया ना ब्रिटिशर्स ने. तो ज्योतिबा फुले जो थे वो लोअर कास्ट को बहुत बढ़ावा देते थे और ये कास्ट सिस्टम के ही वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. चाहते थे कि जड़ से खत्म कर दूं मैं इसे, कास्ट सिस्टम बनाने वाला मिल जाए तो उसे बॉम्ब से उड़ा दूं. इनका ये मानना था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है. इनकी एक वाइफ है थी, उनका नाम आई डोंट रिमेम्बर द नेम, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा. इनकी एक वाइफ थी, वो भी इनकी एक वाइफ का नाम था सावित्री बाई. सावित्री बाई फुले. वो वुमेन्स को बहुत इनकरेज करती थी पढ़ने के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ही बढ़ावा देती थी सावित्री बाई. तो दोनों काम करते थे. वुमेन एजुकेशन में लिख देता हूँ WE, वेस्टिज में समझ लेना. तो ये इनकी काम थी, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, ये सब के वो थे. तो ज्योतिबा फुले और राजा राममोहन रॉय मैंने इसीलिए लिखा है, इसीलिए लिख के समझाया बहुत ब्रीफ में, बिकॉज ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, हमारी भी बुक में ये सब लिखा गया. बाकी रिफॉर्मर्स हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती हैं, वो भी रिफॉर्मर्स थे, पूछा जा सकता है, बस उनका नाम पूछा जा सकता है. अब आता है हमारा रिफॉर्म मूवमेंट से बाद जो लास्ट जो फैक्टर था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इज द रोल ऑफ प्रेस. अब रोल ऑफ प्रेस क्या है? प्रेस मतलब जानते हैं आप, यस एवरीवन नोस. तो प्रेस का क्या रोल रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेस? नेशनलिज्म की ग्रोथ में प्रेस का क्या काम हुआ है? मैं कुछ न्यूज़पेपर के नाम में लिखना चाहूंगा. द हिंदू आज भी चलता है, द बंगाली आज भी चलता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, आज भी चलता है, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी चलते हैं ये सब चीजें. एक और है हमारा पायोनियर, द पायोनियर आज भी चलता है. ये सब न्यूज़पेपर्स, सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग, ये सब न्यूज़पेपर्स थे. अब ये भले ही वर्निकुलर प्रेस एक्ट लग गया था, कौन से ईयर में लगा था? एक बार आपके लिए क्वेश्चन आ गया, कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट कौन से साल में लगाया था और किसने लगाया था. लॉर्ड, कौन से लॉर्ड थे वो लिख दीजिए. तो हम लोग एक तरीके से मान लीजिए, तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट की बदौलत भी द हिंदू, बंगाली, टाइम्स ऑफ इंडिया अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग स्टेट की भाषाओं में, अलग अलग वर्निकुलर लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छापे गए, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है. देखिए फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हो गया, और इंडिया कहाँ पे है? आप किसकी गुलामी कर रहे हैं जो आपका है ही नहीं? आप किसकी लॉयल्टी कर रहे हैं जो आपका है ही नहीं? आपके सामानों को छीन के दूसरे देशों में भेज रहा है. एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीजें हो रही हैं आपकी बदौलत, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं. न्यूज़पेपर से सब काम कर रहे थे. उन्होंने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि देखिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, और इसी प्रेस के बदौलत ही
उन्होंने क्या किया, प्रेस ही जो है, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो इंग्लैंड में गए, लंदन में गए, वहाँ के जो नॉर्मल पीपल हैं। अब भाई ऐसा तो नहीं ना कह सकते कि सारे लोग ही खराब है। अगर आपको पाकिस्तान के प्रति कुछ खराब लगता है तो ऐसा तो नहीं कह सकते सारे पाकिस्तान के लोग खराब, बढ़िया है भाई, बहुत लोग बढ़िया हैं, बहुत लोग बढ़िया हैं। तो उसी तरीके से जो इंग्लैंड के जो नॉर्मल पीपल हैं उनके बाद उनके अंदर तक बात गई, एओ ह्यूम्स टाइप के लोग, एल्बर्ट जैसे लोग जो हैं उनके पास जब बात गई तो वो समझे, फिर उन्होंने समझा कि हाँ भाई देयर इज अ थिंग। लोगों, जब इंडिया के लोगों के अंदर जब ये बात घुसाया गया कि देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके साथ क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको बस यूज कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए, तब पता चला उनको बात, ठीक है। आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में उन्होंने पता लगवाया, इक्वालिटी के बारे में समझाया गया, सोशलिज्म जो रशिया से आया है, सोशलिज्म वर्ड, इक्वालिटी, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल, कुछ लोअर कास्ट, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ नहीं होता, एवरीवन इज इक्वल इन दिस कंट्री। ये सब चीजें प्रेस के बदौलत समझाई गई। सो दिस द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सो वी विल मेक द पार्ट 2। पार्ट 2 बहुत छोटा होने वाला है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल कांग्रेस की, आईएनसी की। जो कांग्रेस आज चल रहा है वो पिछले वाले कांग्रेस से बहुत अलग था, ठीक है। पिछला वाला जो कांग्रेस बना था दैट वाज गुड कांग्रेस, ठीक है। आज का यहीं तक वीडियो है, उसके बाद वी विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ, अगर आपने सपोर्ट किया, देन अदर चैप्टर्स पे भी हम जाएंगे, कंप्यूटर पे खास कर जाने वाले हैं और मैथमेटिक्स पे। जय हिंद, जय भारत।